नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्या आप शादी करने जा रहे हैं? तो शादी करने जाने से पहले आप कुंडली मिलान करना ज़रूर सीखें। आप खुद स्वयं सीख जाएंगे यदि आपने यह वीडियो एंड तक देखा दोस्तों। तो क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कुंडली मिलान कैसे करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि शादी करना हमारे जीवन में बहुत बड़ा डिसीजन होता है हमारी लाइफ का। यदि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो तो हमारा पूरा जीवन बहुत अधिक अच्छा होता है। आपकी ये मैरिड लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी, हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं दोस्तों। तो कुंडली मिलान में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं यदि आप कुंडली मिलान करते हैं। तो सबसे पहला आपका यह देखा जाता है कि आप दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान सुख कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, कोई ग्रह कलेश जैसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी, क्या भाग्य का साथ आप दोनों को प्राप्त होगा एक दूसरे का। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि शादी के बाद जातकों का भाग्य उदय हो जाता है, अर्थात उनके जीवन में बहुत अधिक तरक्की प्राप्त होती है, करियर से संबंधित और हर तरफ से उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती है दोस्तों। क्योंकि दोनों के ग्रह एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, आप भली भांति जानते हैं। जब दो जातक आपस में मिलकर कोई कार्य करते हैं और उन दोनों का कुंडली मिलान होता है तो जीवन में बहुत अधिक तरक्की होती है। इसलिए कुंडली मिलान करना बहुत अधिक जरूरी है। कौन ऐसा जातक होगा जो डाइवोर्स अपने लाइफ में चाहेगा या ग्रह कलेश जैसी स्थिति अपने लाइफ में चाहेगा? ऐसा कोई भी जातक नहीं है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स होता है क्योंकि अज्ञानतावश हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके हमारे जीवन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ले लेते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर बिल्कुल 100% कुंडली मिलान आपका सही नहीं करता है। गुण मिलान कितने होने चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि 14 गुण मिल रहे हैं फिर भी शादी के लिए हाँ कर दिया जाता है, क्योंकि भक्कुट और नाड़ी दोष निरस्त होते हैं जबकि सॉफ्टवेयर में मिलान होता है। पिछले कई वीडियो में मैं इस चीज को मेंशन कर चुकी हूं। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखिए, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, फिर भी शादी के लिए मना कर दिया जाता है। तो केवल गुण मिलान यदि आप सॉफ्टवेयर से करते हैं और शादी कर लेते हैं तो यह बहुत बड़ी भूल आप अपनी लाइफ में करते हैं। पूरा कुंडली मिलान आप करिए, स्वयं करिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके माध्यम से उसका जीवन परिवर्तित हो जाए दोस्तों। तो बिना किसी रुकावट के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह बॉय की डिटेल है और ये गर्ल की डिटेल है। आज हम इन दोनों का मैच मेकिंग आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों के गुण मिलान कितने होते हैं। वह हम सॉफ्टवेयर से जान सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक यही बात कहती हूँ कि सॉफ्टवेयर की कुंडली 100% सही नहीं होती है। मैनुअली चेक करना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो ये है, मैंने आपके सुविधा के लिए डिटेल यहाँ पर फीड कर रखी थी। आप देख सकते हैं बॉय की डिटेल ये है और गर्ल की डिटेल ये है। इसके बाद अब जब हम मैच मेकिंग करते हैं, अष्टकूट मिलान करते हैं, तो इसमें 20 गुण मिल रहे हैं। बॉय की कुंडली में मंगल दोष बता रहा है सॉफ्टवेयर और गर्ल की कुंडली में मंगल दोष नहीं बता रहा है। जब हम मैनुअली चेक करते हैं तो कौन कौन से नियमों से मंगल दोष खंडित होता है या नहीं होता है वह हम चेक करेंगे, और नाड़ी दोष यह बता रहा है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 36 में से सॉफ्टवेयर ने आपको गुण मिलान करके दिया है 20। अब इन गुणों में वृद्धि होती है या नहीं होती है और हम शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अब हम मैनुअली चेक करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर से यह जो अष्टकूट मिलान है उसे चेक कर लेते हैं। कई बार नाड़ी दोष, भक्कुट दोष है वो निरस्त हो जाता है, मंगल दोष निरस्त हो जाता है, तो शादी के लिए हाँ कर दिया जाता है। तो वह हम सब कुछ चेक करते हैं मैनुअली। इसीलिए मैं आपको यही कहती हूँ बार बार कि फाइनल डिसीजन जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो फाइनल डिसीजन आप मैनुअली कुंडली चेक करवा कर ही करें। हो सकता है आपके हाथ से एक अच्छा रिश्ता चला जाता है यदि हम सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके उसे मना कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है मैनुअली कुंडली जब हम मिलान करते हैं तो उसके अच्छे गुणों में वृद्धि भी हो जाती है। नाड़ी दोष, भक्कुट दोष निरस्त भी होता है, मंगल दोष भी निरस्त होता है। सबके नियम लगाने पड़ते हैं, वह सब नियम मैनुअली चेक करके ही लगाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में इन नियमों का कोई पालन नहीं किया जाता है। सॉफ्टवेयर एक आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन फाइनल डिसीजन आप मैनुअली कुंडली मिलान करवा कर ही करें। अब ये तुला लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों जातकों के अंतर्गत मंगल दोष है कि नहीं है, अर्थात यह दोनों मांगलिक है या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा
पॉइंट यही होता है कि मांगलिक से मांगलिक की ही शादी होती है और बिना मंगल वाले जातक की बिना मंगल वाली लड़की से ही शादी होती है। तो मंगल दोष है कि नहीं है हम ये देख लेते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, मंगल इसमें नेगेटिव ग्रह होता है लेकिन स्वयं राशि स्थित है। आप चेक करिए तो मंगल दोष इसमें नहीं है, यानी कि अच्छी बात है, लड़का मांगलिक नहीं है। अब लड़की का हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर प्लेस है मंगल, तो इसके भी मंगल दोष नहीं है। अब 7th हाउस की स्थिति हमें देखना है। 7th हाउस हमारे मैरिड लाइफ के लिए माना जाता है। मैरिड लाइफ का सुख, वैवाहिक सुख यदि आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा निकलेगा, ये सब कुछ 7th हाउस की स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ पर कौन से ग्रह स्थित है, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रह स्थित होते हैं और उसके बाद नवांश कुंडली भी देखी जाती है एक बार। फाइनल डिसीजन के लिए नवांश का देखना भी बहुत अधिक जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको लग्न कुंडली विश्लेषण करके बता रही हूँ। यदि यहीं पर मिलान नहीं होता है तो नवांश तक जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर मिलान पूरा फुलफिल होता है तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नवांश कुंडली देखकर फिर फाइनल डिसीजन बताया जाता है कि शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब 7th हाउस में आप देखिए चंद्रमा स्थित है जो कि यहाँ पर योग कारक ग्रह है, अच्छी स्थिति उत्पन्न है और इसका राशि स्वामी मंगल भी यहाँ पर स्थित है, धन भाव में स्थित है जो कि अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है, यानी कि 7th भाव अच्छा है लड़के की कुंडली में। अब लड़की कुंडली में 7th हाउस हम देख लेते हैं। इसका राशि स्वामी मंगल लाभ भाव में बैठा है, यानी कि जातक को शादी के बाद जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर शनि ग्रह स्थित है, शुक्र ग्रह स्थित है, यानी कि करियर भाव और भाग्य भाव का स्वामी यहाँ पर स्थित है, तो जीवन में शादी के बाद भाग्य उदय होगा। अब आपका प्रश्न होता है कि शादी के बाद हमारे जीवन में जातिका के माध्यम से हमारा जीवन में भाग्य उदय होगा कि नहीं होगा, तो इस तरीके से देखा जाता है वह भाग्य उदय होगा कि नहीं होगा। उसका 7th हाउस का मालिक कहाँ पर स्थित है, 7th हाउस में कौन कौन से ग्रह स्थित है, यानी कि वहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम है या नहीं है, ताकि आपके जीवन में शादी के बाद आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। वह सब कुछ यहाँ पर स्थित ग्रहों के अनुसार देखा जाता है। अन्य क्रूर ग्रहों की दृष्टियाँ तो नहीं पड़ रही है, वह सब कुछ देखा जाता है। तो शनि की स्थिति अच्छी है, शुक्र यहाँ पर है, 6th भाव का स्वामी है और खुद लग्नेश है और 7th में बैठा है, तो बहुत अधिक अच्छी स्थिति ही उत्पन्न करता है। तो यह भी एक प्लस पॉइंट ही है, यानी कि दोनों का 7th हाउस अच्छा है। तो हमें सेकंड पॉइंट ओके मिल गया, मंगल दोष नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में हमें ओके मिल गया, यानी कि 50% कुंडली मिलान सही हो रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम जाते हैं, चंद्र राशि इनकी कैसी है। चंद्र राशि का मतलब होता है दोनों के मन कैसे हैं, दोनों के विचार कैसे हैं, दोनों की पसंद नापसंद किस प्रकार से है। चंद्र राशि का मतलब यही होता है, यदि दोनों के विचार आपस में मेल खाएंगे, दोनों की पसंद नापसंद आपस में मेल खाएंगे, तभी वह वैवाहिक जीवन उनका अच्छा गुजरेगा। तो चंद्र राशि का मिलना बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि आप मैच मेकिंग करना सीख रहे हैं तो इन पॉइंटों को ज़रूर आप ध्यान में रखें। मेरा मोटिव यही होता है कि आप खुद पर्सनली चेक कर पाएँ कि आप शादी करने जिससे जा रहे हैं वह आपके भाग्य के लिए अच्छी है या नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सब कुछ हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली जो होती है हमारे पूरे जीवन का सार होती है। इसमें जो 9 ग्रह होते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन इर्द गिर्द चलता है दोस्तों। तो चंद्र राशि जातक की यहाँ पर मेष है और लड़की की अब चंद्र राशि आपने सोचा होगा मेष कैसे बोलती, तो चंद्र राशि कैसे ध्यान करते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो वह राशि होती है। तो चंद्रमा 1 नंबर है, तो 1 नंबर यानी कि मेष राशि में वह स्थित है। तो यहाँ पर लड़के की जो राशि होगी वह चंद्र राशि होगी। अब लड़की की राशि क्या है, मिथुन राशि, यानी कि 3 नंबर यहाँ पर यह राशि लिखी गई है, मिथुन राशि। अब मेष राशि और मिथुन राशि के राशि स्वामी आपस में शत्रु है, इसलिए दोनों की चंद्र राशि का मिलान नहीं होता है, यानी कि आपस में दोनों शत्रु है, इसलिए चंद्र राशि का मिलान नहीं हो रहा है। यदि शादी करेंगे तो वैचारिक मतभेद अधिक रहेगा, तनाव अधिक रहेगा, क्योंकि एक जातक कोई चीज़ को पसंद करेगा, दूसरा उसको नापसंद कर देगा, तो दोनों में मनमुटाव होगा। तो हम भली भांति जानते हैं जब हम शादी करते हैं तो दोनों के विचार मिलना ज़रूरी होता है, दोनों एक दूसरे की पसंद में हाँ करें, एक दूसरे की नापसंद में ना करें, तभी वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। तो चंद्र राशि नहीं मिल रही है।
अब कारक ग्रह मतलब होता है बॉय की कुंडली में शुक्र की स्थिति हमें देखना है क्योंकि वह पत्नी का कारक होता है, और लड़की की कुंडली में हमें गुरु की स्थिति देखना है जो कि पति का कारक होती है। तो दोनों की कुंडली के माध्यम से आने वाला जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए शुक्र की स्थिति अच्छी है, लग्न भाव का स्वामी ही है शुक्र, यहाँ पर 4th हाउस में स्थित है, यानी कि जातक का सुख सुविधा ही प्राप्त होगी। तो बॉय की कुंडली में शुक्र की स्थिति ओके है। गर्ल की कुंडली में गुरु की स्थिति देखिए आप, गुरु की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, 10th भाव में स्थित है। योग कारक मारक से यहाँ मतलब नहीं है, केवल आपको प्लेसमेंट देखना है, कोई दोस्त तो नहीं बना रहा है, ग्रह अस्त तो नहीं है, नीच तो नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी है सिर्फ। तो गुरु 10th हाउस में स्थित है, करियर भाव में स्थित है, केंद्र में स्थित है, अच्छी अवस्था में है, और डिग्री वाइज भी आपको देखना है। यहाँ मैंने डिग्री वगैरह नहीं लिखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मैसअप हो जाता है। अब तो दोनों का कारक ग्रह भी अच्छा है, अष्टकूट मिलान 20 है। अब नाड़ी दोष आ रहा था, आपने चेक करा होगा जब मैंने शुरू में बताया था नाड़ी दोष। अब नाड़ी दोष का निरस्त का नियम क्या होता है कि दोनों की चंद्र राशियां सेम होनी चाहिए, नक्षत्र सेम होना चाहिए और चरण सेम होना चाहिए, तब नाड़ी दोष लगता है। अब दोनों की राशियां ही अलग अलग हो गई तो नाड़ी दोष खंडित हो गया। तो नाड़ी दोष के हमें 8 पॉइंट अलग से प्राप्त हो गए, यानी कि टोटल गुण मिलान हो गया 28। यहाँ पर 36 में से हमें 28 गुण प्राप्त हो गए। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद इन दोनों की शादी के लिए हाँ करूँगी क्योंकि सब चीज़ें मिल रही है, केवल चंद्र राशि नहीं मिल रही है। लेकिन नहीं दोस्तों, जब तक चंद्र कोई सा भी एक पॉइंट नहीं मिलता है तो शादी के लिए मना कर दिया जाता है। आप दोनों शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि शादी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। अब आप सोचते होंगे कई जातक होते हैं अपना नाम बदल कर शादी कर लेते हैं तो फिर बाद में फिर दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। भले ही बहुत अधिक अच्छा रिश्ता हो, बहुत ज़्यादा धन संपन्नता उनके पास हो, आपको देखने में बहुत अधिक अच्छा लग रहा हो, लेकिन अगर कुंडली मिलान नहीं होता है तो आप शादी के लिए बिल्कुल मना करें क्योंकि धन भी हर जगह काम में नहीं आता है। आगे जाकर आपके विचार आचार आप दोनों एक साथ रहेंगे, वही आपके जीवन में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। यदि आप हंसी खुशी कम पैसे में भी अपना जीवन बिताते हैं तो वह भी आपके जीवन बहुत अधिक अच्छा होता है। तो इस शादी के लिए मना कर दिया जाता है। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कुंडली मिलान करना बहुत अधिक ज़रूरी है। बिना कुंडली मिलान करवा कर आप शादी बिल्कुल भी नहीं करें, मेरी यही राय है। आपके पास जो भी सुविधा अवेलेबल हो आप उस सुविधा को ज़रूर लें, अपने आसपास किसी से भी आप कंसल्ट करें, लेकिन शादी करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा डिसीजन हमारी लाइफ का होता है, हमारी पूरी जीवन उसके ऊपर निर्भर होता है। यदि वह बहुत अधिक अच्छा हो गया तो आने वाला संतान सुख, वैवाहिक सुख, पारिवारिक जीवन, धन संपन्नता किसी की कमी नहीं रहती। एग्जाम्पल और शेयर कर देती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, कुंडली मिलान करना आप खुद सीख जाएँ दोस्तों। अब ये एक कुंडली है, आप देख सकते हैं दोनों की बर्थ डिटेल मैंने यहाँ पर फीड करी है। अष्टकूट मिलान जब हम करते हैं तो सॉफ्टवेयर 18 गुण ही मिला रहा है। बॉय की कुंडली में निम्न मंगल दोष और गर्ल की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, उसके कारण शादी रिजेक्ट हो रही है। लेकिन जब हम मैनुअली चेक करते हैं नाड़ी दोष और भकुट दोष भी आ रहा है, तो हम अब सॉफ्टवेयर से यदि आपने कुंडली मिलान करा सपोज करिए, तो आप इस रिश्ते के लिए आंख बंद करके मना कर देंगे। तो यह आप बहुत बड़ी गलती अपने लाइफ में कर रहे हैं। अब मैनुअली जब हम चेक करते हैं तो भकुट दोष, नाड़ी दोष भी निरस्त होता है, मंगल दोष भी निरस्त होता है। आप डिटेल में मेरे वीडियोस जरूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है मंगल दोष निरस्त के नियम क्या है, नाड़ी दोष निरस्त के नियम क्या है, भकुट दोष निरस्त के नियम क्या है, पूरा समझा रखा है अच्छे से। तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना जब भी आप शादी करने जा रहे हैं, आप खुद कुंडली मिलान करना सीख रहे हैं। तो 18 गुण मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर शादी के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जब हम मैनुअली चेक करते हैं तो हम शादी के लिए हाँ कर देते हैं। क्यों करते हैं वह मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। इस प्रकार से जब आप मेरे द्वारा कुंडली यदि विचार करवाते हैं तो इस प्रकार से आपको पूरी मैच मेकिंग कुंडली बनाकर दी जाती है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है। यहाँ मैंने समझाया है आपको भाई क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। यदि आपकी सुविधा के लिए है, आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद करिए। मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि आप खुद एक ज्योतिष बने, ज्योतिष विद्या में आप इंटरेस्ट लीजिए ताकि आपको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके दोस्तों। तो अब ये जातक की डिटेल है, आप चेक करिए यहाँ पर। अब मंगल दोष है कि नहीं है, आप यहाँ पर देखिए मंगल योग कारक ग्रह है, मंगल 10th भाव का स्वामी है, तीसरे हाउस का स्वामी है और मंगल प्लेस है यहाँ पर 4th हाउस में। तो सॉफ्टवेयर में मंगल दोष बता रहा है क्योंकि जब भी 1st हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस और यहाँ पर
8th हाउस और 12th हाउस में मंगल स्थित होता है, यहाँ इन हाउसेस में मंगल स्थित होता है, मंगल दोष होता है, तो सॉफ्टवेयर में मंगल दोष बता दिया। लेकिन निरस्त के नियम क्या है, मंगल योग कारक होगा तो मंगल दोष निरस्त हो जाएगा, तो मंगल दोष नहीं है। सबसे जो हमने शादी मना करने का रीज़न सॉफ्टवेयर ने बताया था मंगल दोष, तो वह खंडित हो गया, यानी कि मंगल दोष नहीं है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मंगल योग कारक ग्रह है तो मंगल दोष है ही नहीं। 7th हाउस भी यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी अच्छी है। 7th हाउस का स्वामी शनिदेव है जो कि अच्छी स्थिति में है, भाग्य भाव में स्थित है जो कि अच्छी पोजीशन बनाता है। और चंद्र राशि दोनों की क्या है हम चेक कर लेते हैं, एक की मेष है एक की सिंह है, यानी कि दोनों की चंद्र राशि भी आपस में मित्र है। कारक ग्रह गुरु और शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति जातक लड़के की कुंडली में अच्छी अवस्था में है, गुरु की स्थिति भी अच्छी ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्कुर दोष और नाड़ी दोष बता रहा था, 0-0 पॉइंट दे रखे थे, तो जब दोनों की चंद्र राशि ही आपस में मित्र हो गई तो भक्कुर दोष और नाड़ी दोष के जो 7 पॉइंट है 8 पॉइंट है वे हमें मिल जाते हैं। दोनों की चंद्र राशियाँ अलग अलग हो गई, तो भक्कुर दोष और नाड़ी दोष के जब पॉइंट मिलते हैं वहाँ पर 18 ही गुण मिल रहे थे। अब यहाँ पे गुणों में वृद्धि हो गई तो 33 गुण मिल गए, तो 36 में से 33 गुण मिल रहे हैं। पूरी मैनुअली कुंडली चेक करी तो मिलान हो रहा है, यानी कि शादी के लिए ओके कर दिया जाता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप शादी करें तो कुंडली मिलान आप ज़रूर करवाएं। इसमें कोई भी असुविधा नहीं है, एक छोटा सा प्रोसेस रहता है जिसे फॉलो करके आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा वाला डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों आई होप मेरा जो ज्ञान था मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज्ञान दूसरों तक पहुंच सके, कोई अपनी लाइफ में गलत डिसीजन नहीं ले पाए। दोस्तों तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी जातक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं देख रहे हैं वह अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि ये आगे बढ़ सके और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दूसरों तक पहुंच सके। आप इस काम के भागीदारी बन सकते हैं, तो इस काम के भागीदारी आप ज़रूर बने, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं तो ये ज्ञान यहीं तक सीमित रह जाएगा, दूसरों तक नहीं पहुंचेगा और लाइफ में गलत डिसीजन लेकर हम हमारी लाइफ को स्पॉइल करते रहेंगे। तो ज्योतिष एक माध्यम होता है हमारे जीवन में दिशा प्राप्त करने का, दिशा बताने का, तो उसका यदि आप सहयोग लेंगे अपने जीवन में तो कोई भी परेशानी आपको लाइफ में नहीं होगी। एज अ करियर, एज अ हेल्थ, एज अ पारिवारिक जीवन, किसी भी क्षेत्र से संबंधित आपको किसी भी तरीके की आपको कोई भी समस्या हो तो आप ज्योतिष का सहारा लेकर अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपने जिससे सहायता ली है या आपने जिससे कंसल्ट करा है उसे ज्योतिष का पूरा ज्ञान हो। अज्ञानतावश हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो फिर हमें लाइफ में एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए मेरी यही राय है कि आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लें जिससे पूर्ण ज्ञान हो इन चीज़ों का, ताकि आपकी वह सहायता कर सके। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें। आपके कोई भी सुझाव हो या आपके कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी चीज़ में समझाने में असमर्थ हूँ, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन प्रश्न आ रहे हों तो उसे आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, उनका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।